पढ़ेंगे क्लास 10 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। दर्पण में जितने भी टर्म्स यूज होते हैं, टर्म्स का मतलब जो जो इसमें पार्ट यूज होते हैं, जैसे आपका पोल है जिसको हिंदी में ध्रुव कहते हैं, फोकस, फोकस दूरी, इन सभी टर्म की परिभाषाओं को सीखेंगे कि कैसे इसको परिभाषित करेंगे। इसमें लिखने से पहले हम आपको समझा दें, अगर आप फिगर को बढ़िया से समझोगे तो परिभाषा आपको याद नहीं करनी पड़ेगी, यहीं पे याद हो जाएगी। जैसे मैं छोटा सा एग्जांपल दूं कि आप देख पा रहे हो कि ई क्या है, पोल है ना। पोल कहाँ है? दर्पण के बीचों बीच है कि नहीं है? तो इसको आप कैसे परिभाषित कर सकते हो? कोई बुक की जरूरत नहीं है। दर्पण के मध्य बिंदु में स्थित पॉइंट या बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण का क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। मतलब दर्पण एकदम बीचों बीच है कि नहीं है? तो दर्पण के मध्य में स्थित बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। कौनों बुक से याद करने की जरूरत नहीं है, बस समझो। अब तुम इसको अपनी तरीके से जैसे लिख दो पेपर में। अब इसको समझे रहोगे तो याद, अभी पेपर की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत लंबे समय तक याद रहेगा। बुक से याद करने वाला क्या होता है, पेपर तक याद रहता है, फिर भूल जाता है, बीच में रिवीजन बार बार करना पड़ता है। जहाँ बुक से लिखने की जरूरत होगी वहां लिखेंगे। हमने आपको साथ बताया भी था कि जितनी परिभाषाएं सब कुछ हम अपने आप से लिख सकते हैं, बस एक चीज जो है उसको आपको याद एकदम डिट्टो करना पड़ेगा, जिसको कहते हैं साइंटिस्ट का स्टेटमेंट। जैसे कौन साइंटिस्ट कुछ कह के गया है तो उसकी बातों को हम बदल नहीं सकते। हम न्यूटन जी कुछ कह के गए हैं कि सेव ऊपर से गिरा था, तो हम ही नहीं बोल सकते सेव जमीन में से निकल गया था, तो गड़बड़ हो जाएगा भाई, को नंबर नहीं मिलेगा। ठीक, इसलिए उसको नहीं बदल सकते भाई, बोल के गए ना इसकी परिभाषा। आप जैसे मान लो इसकी बात करें तो हमने कल समझाया था, एक एक करके लिखवाएंगे भी कि क्या है। ई वक्रता केंद्र है, तो इसको कैसे परिभाषित करेंगे? ई क्या है? वक्रता त्रिज्या है, कैसे करेंगे? फोकस है, फोकस दूरी है। इनको इसी चित्र की सहायता से, जो इसका फिगर बना उसी की सहायता से करेंगे। पहले एक एक करके लिखते हैं। कल हमने बताया था ना, ये क्या होता है? पोल। हिंदी इंग्लिश का कॉम्बिनेशन लेके चलना, आगे बड़ी समस्या होगी। पोल को हिंदी में ध्रुव कहते हैं, इसका नाम क्या होता है? फोकस दूरी। इसको इंग्लिश में फोकस, सॉरी हाँ, इसको कहते हैं फोकस, इसको कहते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इंग्लिश में कहते हैं फोकस दूरी। फोकस दूरी भाई देखो ऐसे भी समझ जाओ, लेंथ का मतलब क्या होता है? दूरी। अब फोकल, अब यहाँ से ई जो है फोकस है। हमने आपको बताया भी था स्मॉल लेटर कैपिटल में कंफ्यूज मत होना, स्मॉल एफ कैपिटल एफ। तो यहाँ पे क्या होगा आपका? फोकस, हिंदी में भी फोकस। इसको क्या कहते हैं भाई आपको पता ही है? परावर्तक पृष्ठ। इसको क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्टिंग सरफेस। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, हाँ हिंदी में कहते हैं परावर्तक पृष्ठ या तल। परावर्तक पृष्ठ या तल, आप जो भी बोल दो, पृष्ठ स्लैश तल, इसका मतलब ये या ये। अब आइए आगे चलते हैं। इसको कहते हैं क्या इंग्लिश में? सेंटर। सी से सेंटर। आप कर्वेचर दोनों के साथ कल बताए थे ना, इसके पीछे आप कर्वेचर, CURVATURE। क्या बोलेंगे? वक्रता केंद्र। इसकी हिंदी होती है वक्रता, सेंटर की हिंदी होती है केंद्र। तो वक्रता केंद्र। देखो हम पूरा तोड़ तोड़ के समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको हिंदी में भी लिखना रहे, इंग्लिश में तब दिक्कत ना हो। अब यहाँ आर से स्टार्ट हो तो रेडियस से स्टार्ट होगा। रेडियस को हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिज्या। इतना तो मैं सभी लोग जानते हो ना, रेडियस है ये रेडियस ही है ना। सेंटर से वृत्त का जो रेडियस होता है, त्रिज्या जिसको है, उसको कैसे परिभाषित करते हो? वृत्त के केंद्र से वृत्त के किसी भी साइड को मिला देने पे जो दूरी होती है उसी को वृत्त का क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। तो वही वृत्त की त्रिज्या है। इसमें बोलेंगे क्या? रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर। देखो ऑफ कर्वेचर, यहाँ पे भी आप से यही बदला है, यहाँ सी फॉर सेंटर, आर फॉर रेडियस। ई क्या होगा? ई क्या होगा आपका हिंदी में? वक्रता त्रिज्या। यहां तक बात समझ में आ गई आपको? एफ हो गया स्मॉल एफ, सी आर। अब बात करते हैं इस बाहर वाले की। बाहर वाले क्या बोलेंगे? पॉलिश्ड सरफेस इंग्लिश बोलेंगे, पॉलिश्ड सरफेस। और हिंदी में क्या बोलेंगे? कलई सतह, कलई सतह। यहां तक बात समझ में सबको आ गई? कुछ छूट तो रहा नहीं है? सब क्लियर है?
एक और होता है, ये यहां से आप मिलाएंगे ना, इसका नाम होता है दर्पण का द्वारक, जिसको बोलते हैं दर्पण का द्वारक। द्वारक, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं अपर्चर, इंग्लिश बोलते हैं अपार्चर, ठीक। तो ये इतनी चीजें हैं, आप थोड़ी सी समझते हैं, फिर इसके बाद परिभाषा आप चलते हैं। ये बात आपको समझ में आ गया कि ध्रुव क्या होता है? दर्पण के मध्य बिंदु में स्थित बिंदु को, या दर्पण के मध्य में स्थित बिंदु को क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। परिभाषा समझ में आ गई। दूसरी की बात करते हैं, इसको अभी छोड़ दिया, ध्यान दीजिए, ये भी लिख लीजिए, क्या है भाई आपका? सरफेस, हिंदी में कहते हैं क्या? सतह। इसको प्रिंसिपल एक्सिस भी बोलते हैं, और बेटर क्लियर कर दो, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस मतलब मुख्य मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष। अब मुख्य अक्ष की बात करते हैं, पोल हो गया, मुख्य अक्ष की बात करते हैं। ये जरूरी नहीं है तुम सीक्वेंस में लिखोगे भाई, आप आगे पीछे लिखो, उससे दिक्कत नहीं है। फिगर बना दिए, और इस पे भी सवाल मतलब आपके पेपर में पूछा गया, जैसे तो पढ़ाए थे ना आपको, वहां पे आपतित किरण, परावर्तित किरण, उससे एक आता है, उससे आता है कि मतलब इसको परिभाषित कीजिए, इस पे भी आता है। हम आपको पेपर दिखा देंगे कि इसमें इसको वक्रता केंद्र को परिभाषित, ऐसे क्या बोल, ऐसे दो तीन टॉपिक दे देगा, चट्टो, इसको 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 परिभाषित करिए, तो आपको परिभाषित करके बगलिया में एक फिगर बना देना है। अब अलग अलग नहीं बनाओगे, कटो बना के उसमें दिखा दोगे, तो पूरा नहीं बनाओगे। जैसे तुम्हें जो तुम्हें दिखाना है, जो तुम्हें दिखाना है, मतलब तुम्हें दिखाना है वक्रता, इसको बना दिया, मतलब बनाओगे तो सब पूरा ही, लेकिन यहाँ पे इसका नाम लिख के दिखा दोगे। समझ में आई बात की नहीं? तो ऐसे भी आता है पेपर में, चार्ट हो देगा, 2 नंबर का होगा, आधी नंबर में दे देगा। समझ में आई बात की नहीं? अब इसकी बात करते हैं, कल पढ़ाए थे ना, कल बताए थे ना कि ये लाइन किससे होकर गुजरेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब वक्रता केंद्र और पोल से होकर गुजरेगी। वह सीधी रेखा, वह सीधी रेखा या ऐसी सीधी रेखा जो वक्रता केंद्र तथा पोल या ध्रुव से होके गुजरती है, उसे प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। बस सीधी रेखा होके गुजरेगी, तो सीधी रेखा तो इधर से भी गुजर सकती है, आप ये जानते ही हो भाई। सीधी रेखा ऐसे भी है, सॉरी, तो तिरछा, तिरछा से मतलब सीधी है ना, ऐसे है, चाहे जैसे सीधी तो है, तो यहाँ पे ही जरूर शब्द लिखना कि वह सीधी रेखा जो वक्रता केंद्र तथा पोल, अब बस वक्रता केंद्र बोले, पोल नहीं बोले तो भी गलत है। वक्रता केंद्र से तो ऐसा आ सकती है, ऐसा आ सकती है, ऐसा कैसा आ सकती है कि नहीं, इसलिए वक्रता केंद्र तथा ध्रुव दोनों से होकर गुजरती है, उसे क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष। ये बात समझ में आया कि नहीं है? ऐसी सीधी रेखा जो वक्रता केंद्र तथा ध्रुव दोनों से होकर गुजरती है, उसे मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। तीसरा, अब बात करते हैं भाई इसकी, इसकी बात करते हैं ना, तो इसकी बात कर लो, चाहे जिसकी बात करो। अगर हम स्मॉल एफ की बात करते हैं, इसको क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? फोकस दूरी। इसका इधर होगा, कंफ्यूज मत होना, ये इसका है। तो ये क्या होगा? ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को, अरे भैया ये दोनों के बीच की दूरी है ना, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलोगे? फोकस दूरी। ध्रुव है, और भाई इधर ध्यान दो, तुम छापने के चक्कर में पड़ा भाई, इधर इधर एक समय में एक ही काम। ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी, यही लगले हुक निपटा देते हैं। ये क्या है? वक्रता त्रिज्या है ना, तो क्या ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या, क्या बात समझ में आया? अब फोकस कैसे परिभाषित करोगे? ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को, इन दोनों के बीचों बीच ही आता है, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को फोकस कहते हैं। ये बात समझ में आया कि नहीं आया? और क्या बचा आपका? परावर्तक तल, आपको पता ही है, परावर्तक तल या परावर्तक पृष्ठ पहले भी लिखवा चुका हूं, क्या होता है? बोलो बोलो भाई, कोई बताए परावर्तक तल या परावर्तक पृष्ठ? चलिए कृष्णा कुमार जी बताइए, इसको कैसे परिभाषित करेंगे? परावर्तक पृष्ठ जो लिखवाते हैं उसी को पूछ रहा हूँ। अब देखो भाई, टेस्ट संडे को अगर आप नहीं बता पाते तो याद करो भाई। हाँ, परावर्तक पृष्ठ तल एक ही बात है। और कोई बताएगा? चलो बताओ भाई, अतुल बताओ, परावर्तक पृष्ठ याद है? चलो पवन बताओ, परावर्तक पृष्ठ बताओ। आप लोग टेस्ट की तैयारी नहीं कर रहे हो? देखिए बैठ जाइए। और कोई बताया क्या?
लड़कों में? अरे वाह, बहुत अच्छे, बताइए। परावर्तक तल कि टकराने के पश्चात जब वापिस चली जाती है, टकराने के बाद जाएगी ना तो आने वाली किरण हो जाएगी आपकी तरफ। टकराने के पश्चात प्रकाश की किरण टकराने के पश्चात जिस सतह से टकराने के पश्चात क्या हो जाती है, वापिस चली जाती है। प्रकाश की वह किरण, देखो याद नहीं है तो बना दो ना भाई। प्रकाश की वह किरण जो टकराने के पश्चात वापिस चली जाती है, उस सतह को, जिस सतह से टकराने के पश्चात वापिस चली जाती है, उसे क्या कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ कहते हैं, मतलब रिफ्लेक्टिंग सरफेस। समझ में आई बात की? बैठ जाइए, याद करिए आप लोग, 2 दिन का बस टाइम बचा, बृहस्पतिवार आ जाए, शुक्रवार शनिवार, बस ये सभी चीजें हैं। और मैंने आपको भी बोला ना कि देखो समझ गए हो तो बना लोगे, लेकिन थोड़ा सा अगर क्लियर है तो और जल्दी होने, तो वहां पे सोचोगे टाइम वेस्ट होगा। तो ये हो गया आपका परावर्तक पृष्ठ। अब इसकी बात करते हैं, अपर्चर की बात करते हैं। अपर्चर, दर्पण का द्वारक कहते हैं इसको। ये क्या होता है कि दर्पण के डायमीटर को हिंदी में क्या बोलते हैं, व्यास। व्यास और त्रिज्या ना, दर्पण के व्यास को ही क्या कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। दर्पण सॉरी व्यास है, हाँ भाई थोड़ा सा और इधर जाएगा ये, तो व्यास होता है ना सेंटर से उसके होके गुजरता है। त्रिज्या और क्या होता है, जो आपका वृत्त होता है, वृत्त के केंद्र से होके जब लाइन गुजरते हैं उसको व्यास बोलते हो ना। व्यास और त्रिज्या जानते हो ना, तो क्या कहलाएगा, दर्पण के व्यास को ही दर्पण का द्वारक कहते हैं। समझ में आई बात? इतनी बात समझ में आ गई सारी चीजें। अब एक एक करके लिखेंगे, इसलिए पहले इतना टाइम दिया समझाने में कि समझे रहोगे ना तो बहुत तेजी से कनेक्ट करोगे। तो पहला हेडिंग करिए ध्रुव। कल का फिगर आप बनाए हैं, फिगर नहीं बनाओगे आप, सीधे हेडिंग पे चलेंगे। यहाँ पे शायद आप बस सरफेस लिखे तो यहाँ पे आप अगर कल का ही है तो उसमें बदल लेना, प्रिंसिपल एक्सिस कर लेना, ठीक। कल की वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी, आज दोनों कर देंगे, कोशिश करेंगे। कल कुछ मोबाइल में प्रॉब्लम हो जाएगा इसलिए। चलिए पहला हेडिंग करिए ध्रुव। पहला हेडिंग ध्रुव, इंग्लिश में पोल। पहला करिए ध्रुव या पोल, और ध्यान से सुनिए और लिखिए। लिखिए, हाँ ओके। और वहीं तक क्या करा था भाई, हो गया। चलिए लिखिए, ध्रुव में दर्पण के मध्य में, दर्पण के मध्य में स्थित, दर्पण के मध्य में स्थित बिंदु को, दर्पण के मध्य में स्थित बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य में स्थित बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे कैपिटल पी से दर्शाते हैं। कैपिटल पी सिंबल जरूर लिखेंगे आप, कैपिटल पी से दर्शाते हैं, लिखा ना भाई कैपिटल पी। अरे इसका पहला, इसे कैपिटल पी, कैपिटल पी कैपिटल मत लिख देना, बस बड़का अक्षर वाला पी से दर्शाते हैं। ये आपका फर्स्ट पॉइंट था। आप दूसरा लिखिए, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपका सेकंड पॉइंट है, प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए सेकंड पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस में लिखिए, हेडिंग कर लीजिए, फिर लिखिए, हाँ लिख लो लिख लो, आराम से लिखो, कोई दिक्कत, आराम से लिखिए। मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस। चलिए इसमें लिखिए, वह सीधी रेखा, वह सीधी रेखा, वह सीधी रेखा जो जो वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से होके गुजरती है। वह सीधी रेखा जो वक्रता केंद्र तथा ध्रुव ध्रुव से होकर गुजरती है, से होकर गुजरती है, होकर गुजरती है, से होकर गुजरती है, उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। लिखते लिखते आप सोचोगे तो आपको पूरा क्लियर होता जाएगा। उसे मुख्य अक्ष कहते हैं। ये आपका पॉइंट नंबर 2 हो गया, मुख्य अक्ष कहते हैं। अब तीसरा लिखिए,
हाँ, फोकस, फोकस इंग्लिश में भी फोकस। आप फोकस लिखिए, ये वाला कैपिटल एफ। प्रिंसिपल एक्सिस का नहीं दर्शाने के लिए पूछा क्योंकि तो लाइन एक सीधी सी यहां से दर्शाएंगे फोकस। चलिए आप फोकस में लिखिए ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के मध्य में स्थित बिंदु को, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के मध्य में स्थित बिंदु को, मध्य में स्थित बिंदु को फोकस कहते हैं, फोकस कहते हैं, फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ द्वारा दर्शाते हैं, कैपिटल एफ द्वारा दर्शाते हैं, कैपिटल एफ द्वारा दर्शाते हैं। ये आपका तीसरा था। अब चौथा लिखिए, हेडिंग फोकस हो गया। अब लिखिए फोकस दूरी, फोकस दूरी, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकस दूरी। इसमें लिखिए ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को, ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को, ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। इसे स्मॉल एफ द्वारा दर्शाते हैं। लिख पाए, ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, इसे स्मॉल एफ द्वारा दर्शाते हैं। इसी देख लो ना, ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, स्मॉल एफ द्वारा दर्शाते हैं। क्लियर सबको हो गया? ये लिख लिए सभी लोग ना। चलो अब पांचवा हेडिंग करिए, पांचवा हेडिंग करिए वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कौन सा ये क्या लिखे भाई? वक्रता केंद्र, इसी से आ रहा है वक्रता केंद्र, आई वाला जो लिखे ये है वक्रता केंद्र सेंटर ऑफ कर्वेचर। यही चीज को यहाँ पे लिख रहा हूँ, ऐसे इधर लिखा दिया वक्रता केंद्र। ठीक, इसमें लिखिए लिखिए इसमें गोलीय दर्पण के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं, गोलीय दर्पण के केंद्र को ही, गोलीय दर्पण के केंद्र को ही, गोलीय दर्पण के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं, गोलीय दर्पण के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। अब मेरी बात एक मिनट समझ लो, ये गोली दर्पण फर्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाए थे ना, पूरा गोली दर्पण उसको काटे थे बीच से। तो गोली अगर मान लो ये गोला है, सर्कल है, तो उसका केंद्र ये रहता कि नहीं? अगर दर्पण को हटा दे कुछ देर के लिए, वृत्त को ले ले बस, तो उसका केंद्र रहता कि नहीं? तो गोलीय दर्पण के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। सर ये कैसे? भाई ये तो बस डॉटेड लाइन समझाने के लिए लगाया हूं ना, कि ऐसा रहा होगा, इसको काट के बनाएगा। इसका केंद्र जो था जब नहीं कटा था तब, तो उसका केंद्र ही क्या कहलाएगा? इसका वक्रता केंद्र। अब यही वाला जो डॉटेड लाइन हटा दे तो तुम्हारा दर्पण से ना वक्रता केंद्र जा करे सेट। वैसे इसको डॉटेड लाइन हटा दूं तो आई लाइन रह गया, सीधी लाइन रह गई, तो है नहीं, ये तो बस समझाने के लिए बनाया हूं। तो इसका केंद्र जो था, गोलीय दर्पण का जो केंद्र था, वो इस समय क्या बन गया है? वक्रता केंद्र बन गया। क्या बात समझ में आई? कि वक्रता केंद्र हो गया। इसे कैपिटल सी द्वारा दर्शाते हैं,
इसे कैपिटल सी द्वारा दर्शाते हैं, बड़े अक्षर का सी, कैपिटल सी द्वारा दर्शाते हैं। ठीक, 5 हो गया। अब छठवां आपका है वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या, इंग्लिश में रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है भाई? जैसे आप फोकस दूरी निकाले वैसे इसको भी निकाल दोगे। पूल और वक्रता मतलब ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या कहते हैं? तो लिखिए इसमें परिभाषा इसका, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र की, ध्यान से समझ समझ के लिखो, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को, बीच की दूरी को, दूरी को, दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते। इसे इसे कैपिटल आर द्वारा दर्शाते हैं, कैपिटल आर द्वारा दर्शाते हैं, दर्शाते हैं, प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं, डिनोट करते हैं, सिंबल है, कुछ भी लिखो, दर्शा दिए बस। अब क्या बरसाओगे उसको? ठीक, दरस गया भाई, टेस्ट देगा बस, यही ध्यान दो। ये बात समझ में आ गया? ये हो गया आपका, ये हो गया, ये भी हो गया, ये हो गया। बचा क्या आपका? अभी आपका बचा है ये पॉलिश्ड सरफेस और रिफ्लेक्टिंग सरफेस और ये दर्पण का द्वारक बचा है ना। तो चलिए लिखिए, अगला हेडिंग करिए, अगला हेडिंग करिए। अच्छा ये पॉलिश वाले का नहीं लिखवाए क्या? अच्छा इधर, हाँ अगला हेडिंग करिए, कलई सतह, कलई सतह लिख नहीं रहे आप लोग लिखो, कलई सतह ब्रैकेट में पॉलिश्ड सरफेस, कलई सतह, वैसे ही ऑलरेडी लिखवाया भी गया है कलई सतह, कलई सतह, हाँ भाई क्या करो, कलई सतह पॉलिश्ड सरफेस। कलई सतह कैसे परिभाषित करोगे? बोलो, कलई सतह कैसे परिभाषित करोगे? हाँ, कोई बताए कलई सतह कैसे परिभाषित करोगे? अच्छा देखो, बोलने से पहले लगता है ना कि आ रहा है, लेकिन जब बोलने की बात आती है लिखने की तब समस्या हो जाती है, कैसे लिखें। चलो भाई पीयूष बताएगा, पीयूष बताओ, कलई सतह या फिर पॉलिश्ड सरफेस। दर्पण का, अगर मान लो इस दर्पण के हिसाब से लें तो दर्पण के उभरे हुए भाग या दबे हुए भाग में एक तरफ क्या करते हैं हम, पॉलिश कर देते हैं, उसी सरफेस या उसी सतह क्या कहते हैं, कलई सतह या कलई सतह या पॉलिश सतह। लिखिए, बैठ जाइए। दर्पण के एक भाग पे, दर्पण के एक भाग पे, दर्पण के एक भाग पे, दर्पण के एक भाग पे हम कलई कर देते हैं, हम कलई कर देते हैं, उसे कलई सतह कहते हैं, उसे कलई सतह कहते हैं, उसे हम कलई सतह कहते हैं, पॉलिश्ड सरफेस। ये हो गया, कलई सतह कहते हैं, हो गया ना। अब अगला लिखिए, परावर्तक पृष्ठ या तल, परावर्तक पृष्ठ या तल, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो भी होगा अपना कर लीजिए, जो भी है। हाँ, परावर्तक पृष्ठ या तल, एक ही एक द्वारा दो तो बचा है बस। लिखिए, हो गया हेडिंग, परावर्तक पृष्ठ या तल, वह सतह, वह सतह, वह सतह जिस पे प्रकाश की किरण टकराने के पश्चात, वह सतह जिस पे, वह सतह जिस पे प्रकाश की किरण टकराने के पश्चात, टकराने के पश्चात या बाद,
टकराने के पश्चात वापिस लौट जाती है, वापिस लौट जाती है, वापिस लौट जाती है। उस सतह को, उस सतह को परावर्तक पृष्ठ या सतह कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ या सतह जो भी लिख लो, परावर्तक पृष्ठ या सतह कहते हैं। तो इस तरह से इसको ध्यान में रखते चलिए। ये 8वां पॉइंट था कि 7वां था? कौन सी पॉइंट करके लिख रहे हो? 8वां। चलिए 8वां ये एक और है, नोट हो जाएगा। 9, 10 इसमें भी है, उसमें भी ये हो गया। अब लास्ट हेडिंग करिए, दर्पण का द्वारक, इंग्लिश में अपर्चर। दर्पण का द्वारक हिंदी में, इंग्लिश में अपर्चर। दर्पण का द्वारक इंग्लिश में अपर्चर लिखिए इसमें, दर्पण का द्वारक या अपर्चर, सबसे ऊपर वाला इसमें लिखिए। लास्ट हेडिंग है, गोलीय दर्पण के व्यास को, गोलीय दर्पण के व्यास को, गोलीय दर्पण के व्यास को, व्यास को अपर्चर कहते हैं। गोलीय दर्पण के व्यास को हिंदी में लिखो, अपर्चर नहीं, गोलीय दर्पण के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं, इंग्लिश में तो अपर्चर कहते हैं। गोलीय दर्पण के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। लगभग इसमें 9 पॉइंट हमने लिखवाया है और इसके बाहर कुछ नहीं जाएगा। बोर्ड में अगर इससे क्वेश्चन आया तो 100% इसके बाहर नहीं जाने वाला, कहीं नहीं जाएगा। बस आप इसको याद करते समय थोड़ा सा देखो, एकदम एक रटना मत, इसको पढ़ते समय सुन लो, इसको फिगर को बार बार देखने से इसके बीच की दूरी आप समझ जा रहे हो, इसके बीच की दूरी इन दोनों के बीच में ये है, ऐसे करके ध्यान देना। समझ में आई बात की नहीं? ये टॉपिक से भी आपके टेस्ट में क्वेश्चन पक्का रहेगा, ठीक।